जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद आप सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये हादसा हो कैसा गया। अभी भी ये दिल और दिमाग यकीन करने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसी कौन सी लहर आ गई जिसने इतने बड़े क्रूज को पलटा दिया और 13 लोगों की जान चली गई। आखिर ऐसा कैसा मौसम बिगड़ गया कि क्रूज तक पलट गया। क्या क्रूज को बनाते वक्त ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि अगर लहरें आई या मौसम खराब हुआ तो फिर वो पलटे नहीं, स्थिति खराब ना हो। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन पर कार्रवाई हुई है क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं? सवाल ये भी है कि क्रूज अगर मध्य प्रदेश में चल रही हैं तो उसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, कोई इसका देखभाल करता भी है या नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई कर देना ही पर्याप्त है? सवाल ये भी है कि क्या आप क्रूज पर नहीं बैठना है, हमेशा के लिए तौबा कर देना कि भाई क्रूज पर नहीं बैठेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, घटनाएं होती हैं, घटनाएं किसी भी वाहन के साथ हो सकती हैं, किसी भी जगह हो सकती हैं, लेकिन माना यह जाता है कि हर घटना से कोई ना कोई सबक लेना चाहिए। माना यह जाता है कि अगर कोई घटना हुई तो उससे सबक लेकर दोबारा ये घटना ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। जबलपुर में क्रूज से सैर करने निकले कई परिवार जो कुछ ही पलों में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। अब सवाल कई सारे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल की शाम जो हुआ उसने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। मुस्कुराते चेहरे, खुशियों के पल और ये खुशनुमा मौसम जिसमें हर कोई कह रहा था कि भाई मजा आ गया, लेकिन 30 मिनट में सब कुछ बदल गया। 30 अप्रैल की शाम की कहानी, जब 5 बजे एक क्रूज निकला जिसमें सवार थे लगभग 43-44 लोग, फिर अचानक यहां पर चीख पुकार मच जाती है। अफरा तफरी का मातम नजर आता है। माहौल ऐसा बन जाता है कि लोगों की अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिसकी किस्मत अच्छी थी उसको लाइफ जैकेट मिल गई, लेकिन जिसकी अच्छी नहीं थी वो वहीं फंस गया। और फंसा तो ऐसा फंसा कि अपने बच्चों के साथ एक माँ की मौत की जो तस्वीर आपने देख ली होगी अब तक, उस तस्वीर को देखकर जब जब देखो तब याद आ जाती है। और फिर यही लोग कह रहे हैं कि माँ ऐसे ही होती है। लेकिन इस हादसे में कई तरह की जानकारियाँ सामने आई हैं। इस हादसे में ये भी सामने आया है कि लापरवाही तो बहुत बड़े स्तर पर हुई है। इस हादसे में यह भी सामने आया है कि मौसम की आड़ में क्या जिम्मेदारी को छुपा लिया जा रहा है। ये तमाम सुलगते सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। विस्तार न्यूज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अगले आधे घंटे आप कुछ मत करिए, सिर्फ विस्तार न्यूज को ट्यून करके देखते रहिए। विस्तार न्यूज पे आवाज अब बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब हम ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं तो फिर आपको ये सुनना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। आपको ये जानना चाहिए कि आखिर वो घटना जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई, 13 लोगों की जान चली गई है, वो कैसी घटना हुई। क्योंकि क्रूज पर आज नहीं तो कल आप भी बैठेंगे, लेकिन अब आप जब अगली बार बैठेंगे तो फिर क्या आपको जानना जरूरी है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दिन की पूरी कहानी देखिए, फिर आपको एक बड़ा खुलासे से रूबरू कराते हैं। ये एक और 8वीं लाश जो है इस जानलेवा क्रूज से बाहर आ रही है, यानी कि 7 हम देख चुके हैं और ये 8वां आंकड़ा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। किसकी बॉडी है, महिला पुरुष, ये अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पानी के अंदर बॉडी से निकल रही है, लेकिन ये 8वीं बॉडी है। ये देखिए वो परिजन हैं जो पिछले सुबह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे थे कि वो नज़ारा ना देखना पड़े जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बिलखना, ये रोना, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इसकी रिपोर्टिंग करना भी उससे ज़्यादा दर्दनाक होता है। रोती बिलखती मासूम सिया मेसी है, रो रो कर बच्ची का बुरा हाल है। 30 अप्रैल शाम 5:30 बजे हुए हादसे में इसने अपनी मां और भाई को खो दिया। तब से ये एकटक पानी को निहार रही थी, इस उम्मीद में कि शायद मां और भाई वापस लौट आएं। लेकिन जब शव निकाले गए तो इस बच्ची की दुनिया ही उजड़ गई। इस तस्वीर को देखिए, मां मरीना मेसी और 4 साल के बेटे का शव। मां ने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर अपने बच्चे को समेट लिया था, खुद जान गंवा दी, लेकिन बेटे को सीने से अलग नहीं किया। ये परिवार दिल्ली से जबलपुर घूमने आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये तस्वीरें जबलपुर के बरगी बांध की हैं, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध। करीब 150 गाँव को यहीं से पानी मिलता है। हादसे से ठीक पहले के वीडियो सामने आए हैं। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई डांस कर रहा था, हर चेहरा खुश था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही मौसम काल बन जाएगा। 30 अप्रैल शाम 5:30 बजे ये हादसा हुआ, जब नर्मदा नदी के बैकवाटर में ये क्रूज था। क्रूज में 29 लोग टिकट लेकर सवार थे। कुल 40 से 45 लोग क्रूज में मौजूद थे।
और 28 लोगों को बचा लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार रेस्क्यू में जुटी रहीं और 72 घंटों के रेस्क्यू के बाद 13 शव निकाले गए। हादसे में 8 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 पुरुष की मौत हो गई। हादसे के बाद एक्शन जरूर हुआ। क्रूज पायलट महेश पटेल बर्खास्त कर दिए गए, हेल्पर छोटेलाल गोंड बर्खास्त कर दिए गए, टिकट प्रभारी ब्रजेंद्र हटा दिए गए, मैनेजर सुनील मरावी को भी सस्पेंड कर दिया गया। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को लाइन अटैच किया गया। लेकिन सवाल वही है, अगर नियमों का पालन पहले होता, अगर लाइफ जैकेट पहनाई जाती, अगर मौसम की चेतावनी मानी जाती, तो क्या ऐसा होता? लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर क्रूज कैसे डूब सकता है। जी हाँ, तो क्रूज कैसे डूब सकता है, ये सबके मन में सवाल है और इसलिए आज हम भी लिख रहे हैं कि कैसे हुआ क्रूज वाला हादसा। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। इन शख्स का नाम है राजेंद्र निगम। इनके साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश ने बातचीत की है। वो बातचीत हम आपको सुनवाएं उससे पहले जरूरी है कि अगर आप उस बातचीत को सुनेंगे तो जिस शख्स के साथ बातचीत हुई है उस पर भरोसा आके क्यों करेंगे आप भाई? क्यों करेंगे? कुछ वजह भी तो होनी चाहिए भरोसा करने की। अब क्या वजह है पहले आप ये जान लीजिए। राजेंद्र निगम है, नेवी में अफसर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अब वो विस्तार न्यूज पर जुड़ रहे हैं। नेवी में इनके पास काम करने का 27 सालों का अनुभव है। समुद्र में उठने वाली लहरों की गहरी समझ ये रखते हैं। समुद्र हो या फिर पानी हो, झील हो, जो भी हो, हर किसी की ये जानकारी रखते हैं कि लहरें कितनी ऊंचाई जाएंगी, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेह जैसी जगह में बोटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। इनसे हम बातचीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए ये कौन है। पृथ्वी के चारों ओर पालदर नाव से यात्रा करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। मध्य प्रदेश में 16 बोट क्लब ये बनवा चुके हैं। आप सोचिए, जो आप एमपी में जाते हैं और बोट क्लब में आप अपनी एक शाम बिताते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छी पर्यटन दृष्टिकोण से अपने बच्चों को घुमाने लाएं या खुद घूमने जाएं, तो वो इन्होंने बनवाए हैं। शहडोल के प्रसिद्ध सरसी आइलैंड को इन्होंने खोजा है, ये भी एक बड़ी बात है। आइलैंड की खोज कर रहे हैं तो आप समझिए कि कितना इनके पास अनुभव होगा कि आइलैंड पर अगर व्यवस्थाएं पर्यटन की दृष्टिकोण से की जाए तो क्या क्या जरूरी है, क्रूज की डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, ये राजेंद्र निगम तय करते हैं। कैसा क्रूज चलेगा, छोटा चलेगा, बड़ा चलेगा, टीन का डिब्बा है उसे क्रूज बना दिया जाएगा तो क्या वो चलेगा, ये भी तय किया जाता है। इसके अलावा क्रूज, मोटर बोट, नाव, ये भी तय किया जाता है। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जितने भी क्रूज संचालन हो रहे हैं, अब तो हालांकि रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से, जब तक उसकी जानकारी पूरी नहीं आ जाती है, तो वो इन्हीं की निगरानी में हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई व्यक्ति तो बहुत बड़ा है, बहुत जानकार है। अब इस पूरे हादसे को लेकर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने जो उनसे बातचीत की है, वो बातचीत आप सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। सर, आपका विस्तार न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जब ये कहा जाता है कि क्रूज़ जो है सबसे सुरक्षित एक वाहन है जिसके ज़रिए आप वाटर में, पानी में आसानी से घूम सकते हैं, तो फिर ये हादसा कैसे हो गया? पहला सवाल ये कि क्रूज़ क्या इतना मजबूत था कि ऐसे स्थितियों को झेल सके? यहाँ पर जो बरगी में हुआ, जो हमारा क्रूज़ था, ये एफआरपी का क्रूज़ था, 2006 में बना हुआ था। एफआरपी क्रूज़ की लाइफ जनरली 20 से 25 साल होती है। 2024 में हमने इसका मीडियम रिफिट किया। मीडियम रिफिट का मतलब क्रूज़ को बाहर लाके 6 महीने बाहर रखा, पूरे इसके हल, पार्ट्स, ओवरऑलिंग की, इसके बॉटम चेक किया और 100% क्रूज़ को नया किया। तो हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास कैटमरान बोट है, ये एक हल अगर नीचे जाता दूसरा ऊपर उठता तो वो बैलेंस करता है, लेकिन 1 in million चांस है कि 2 वेव्स ऐसी बने, एक वेव नीचे जाए और दूसरी वेव ऊपर जाए, तो वो उस क्रूज़ को एकदम से 45 डिग्री टिल्ट करेगी। ये बहुत रेयर चांस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। नेवल आर्किटेक्ट में ये थ्योरी है, आप बुक में देख सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं। और उसी समय सडन विंड गस्ट आया होगा और इसको कैप्साइज किया, लेकिन पूरा नहीं डूबा ये क्रूज, फिर भी तैरता रहा, तो फेटलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती। हाफ तैरता रहा क्योंकि कैटमरान हल था ये, इसलिए फेटलिटी रेट कम रहा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसको किनारे क्यों नहीं लाश करके हम, किनारे चारों तरफ रॉक्स हैं। ये प्रोटोकॉल है, नियम है कि रॉक्स में हम कोई भी फाइबर ग्लास नहीं ले जाएंगे। मैंने देखा ग्रेट बैरियर रीफ में हज़ारों शिप क्रैश हुए हैं, वो सारे रॉक्स पे गए हैं। अगर ये रॉक्स पे जाता तो पूरा का पूरा क्रूज़ ही क्रैश हो जाता, आग लग सकती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाता, हमको बहुत बड़ा इसका मूल्य चुकाना पड़ता। लेकिन इसका कंट्रोल क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया
जो कि वेव्स 4-4, 5-5 फीट के ऊपर नीचे बनने लगी। इसमें छोटा सा प्रोपेलर होता है जो इसको आगे बढ़ाता है, छोटा सा रडर होता है जिसको टर्न करता है। तो इंजन से उसने थ्रस्ट दिया होगा स्कीपर ने, लेकिन बार बार प्रोपेलर पानी के बाहर आ जाने के कारण, जैसे कार का ब्रेक फेल हो गया, गियर फेल, बॉक्स फेल हो गया, वो प्रोपेलर बाहर ही घूमता रह गया, इसको आगे नहीं बढ़ा पाया। और रडर भी पानी के बाहर आ गया, वेव्स ऐसे ऐसे चल रही हैं, वो उसके कारण वो टर्न नहीं कर पाया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, रेयर ऑफ द रेयर इंसिडेंट था कि क्रूज आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं हम इसको, SOS कहते हैं। उसने फ़ोन किया यहाँ से सारी रेस्क्यू बोट हमारी मिनी क्रूज जो थी 33 से यहाँ से निकली, उनको पहुँचने में भी टाइम लगा क्योंकि वो भी वेव्स फेस कर रही थी, लेकिन उसने फ़ोन किया, वो रिकॉर्ड में है। और चूँकि क्रूज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, सडन फिनोमिना जो मैंने आपको बताया, उस गस्ट के कारण क्रूज एकदम से पलट गया। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ नेचर चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें, वाटर फोर्सेस ऐसे हैं दुनिया में जिनकी इवोल्यूशन आज तक हो ही नहीं सका है। हमको इस बात को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 मेरा कि मध्य प्रदेश में उस दिन यानी कि 30 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया था और ये कहा गया था कि कई क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान चल सकता है, और वैसा हुआ भी। क्या येलो अलर्ट जब जारी था तो उस कंडीशन में क्रूज ले जाना जायज़ था? मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा। 3 तरीके के अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट। येलो अलर्ट में कोई भी चीज़ मना नहीं होती है। येलो अलर्ट इज़ ए वार्निंग कि वेदर खराब हो सकने की संभावना है। सडन चेंज जो आया दैट वाज ए फ्रीक चेंज, लेकिन नॉर्मल कोर्स में, येलो अलर्ट में हम कोर्स ये मान के चलते हैं कि हमको सावधान रहना है। जो मैंने उसका कोर्स देखा क्रूज का, यहाँ आने के बाद एनालिसिस किया, हम नॉर्मल कोर्स में बोट क्लब के दाहिनी तरफ बहुत दूर जाते हैं, लेकिन जो मैंने इंसिडेंट देखा है वो बाईं तरफ हुआ है, जो बिल्कुल बोट क्लब के सामने है। तो शायद इसके ऊपर को इसका अंदेशा रहा होगा येलो अलर्ट की वजह से, विंड की वजह से, कि वेदर ख़राब हो सकता है, इसलिए बोट क्लब के सामने ही गया है वो। येलो अलर्ट में हम कभी चीज़ें स्टॉप नहीं करते, लेकिन अब हमने ये लेसन लर्न किया है, वेदर फ्रीक फिनोमेना हम फेस कर सकते हैं। अब हमने ये इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि कोई भी अलर्ट हो, जरा भी विंड कंडीशन हो 2 किलोमीटर की भी, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक। सवाल नंबर 4, लाइफ जैकेट। तमाम जो यात्री थे उस दिन के वीडियो सामने आए हैं और उसमें लाइफ जैकेट नहीं पहने गए थे। क्या लाइफ जैकेट अगर पहले से पहने रहते तमाम पर्यटक तो क्या कैजुअलिटी कम हो सकती थी या बिल्कुल नहीं होती? लाइफ जैकेट का क्या नियम है सर क्रूज को लेकर? ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक एसोसिएशन है, क्रूज लाइन इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसको आप गूगल करिएगा, CLIA, उनके द्वारा गाइडलाइंस और नियम बनाए गए हैं। क्रूज बोट में लाइफ जैकेट स्टोर किए जाएंगे और लोगों को दिए जाएंगे जब इमरजेंसी होगी। आप गोवा गए होंगे, स्विट्जरलैंड गए होंगे, जेनेवा गए होंगे, हमें सब गए हों, जहाँ भी क्रूज चलते हैं वहाँ पे डांस होते हैं, डीजेज होते हैं, होटल में जाते हैं, लोग लाइफ जैकेट पहन के नहीं बैठते हैं। लाइफ जैकेट उनको सामने रहते हैं। लाइफ बोट्स होती हैं शिप में। अगर शिप की कैपेसिटी 2000 है तो इतनी लाइफ बोट होनी चाहिए कि उसको लोग इमरजेंसी पे यूज़ कर सके। तो 200 लाइफ बोट होंगी जिसमें 10 लोग बैठ सकते हो, वो शिप के चारों तरफ होती हैं। शिप में भी हम लाइफ जैकेट पहन के नहीं बैठते। तो क्रूज़ की लाइन्स की यही गाइडलाइंस हैं, क्रूज़ में लाइफ जैकेट पहन के बैठना नहीं है, लेकिन क्रूज़ को बोट में लाइफ जैकेट अवेलेबल होना चाहिए। और ठीक 25/4 तारीख को हमने उनको 70 नए लाइफ जैकेट दिए, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, आप उसके फ़ोटो ले सकते हैं। उसमें रिसिप्ट है कि उसमें 60 बड़े बच्चों के, 60 बड़े लोगों के और 10 छोटे बच्चों के लाइफ जैकेट प्रदान किए गए हैं और उसको हमने सामने स्टोर करके रखा हुआ था। तो हमने बिल्कुल वही नियम फॉलो किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय। आप भी नहीं चाहेंगे, मतलब अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया, आपका कहना सही, अगर आप लाइफ जैकेट पहन के बैठे होते तो तुरंत। लेकिन जनरल ट्रेंड, जनरल फॉलो, टूरिज्म ट्रेंड यही है कि क्रूज़ जैसी बोट में जहाँ आप लेज़र के लिए जाते हैं, लेज़र सेलिंग के लिए जाते हैं, खाना खाएंगे, AC रूम में बैठेंगे, डांस करेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी तो लाइफ जैकेट पहन के बैठते नहीं हैं। और उसको एक्सेप्ट भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। जो चालक था महेश पटेल, जिस पर कार्रवाई भी हुई है, क्या वो योग्य था क्रूज चलाने के लिए? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? क्या वो वाकई इस लेवल का था व्यक्ति कि वो क्रूज चला सके? उसकी क्या हिस्ट्री है सर आपकी, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है और सबके जहन में ये उठ रहा है कि क्या चालक की गलती थी? लोगों ने उससे कहा कि मौसम बिगड़ रहा है, आप वापस ले लो, लेकिन चालक ने नहीं किया ऐसा। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है, क्या जवाब है? सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो ले लीजिए, ये उसके लाइसेंस की फ़ोटो है। इसको कहते हैं क्रूज़ ड्राइविंग लाइसेंस और लाइफ सेविंग लाइसेंस। महेश को 1 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से ये सर्टिफिकेट मिला था और ये सर्टिफिकेट पहला नहीं है, 10 साल से वो क्रूज चला रहा है और हर 2 साल में ये सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। तो हमारे सारे बोट चालक, सारे बोट मेंबर्स
गोवा जाते हैं या गोवा की टीम यहाँ आती है, उनको 10 दिन की ट्रेनिंग देती है, उसमें क्रूज चालन, लाइफ सेविंग और इमरजेंसी हैंडलिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके पास इस तरीके के 10 साल के सर्टिफिकेट हैं। आप सारे लाइसेंस, क्योंकि 2 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, जबकि आरटीओ का लाइसेंस 15 साल के लिए होता है, लेकिन मरीन लाइसेंस ड्राइव करने का सिर्फ 2 साल के लिए होता है। और इसकी वैलिडिटी है 4 सर्टिफाइड डेज है 4/7/25 और वैलिडिटी है 3/7/27। 1 साल और वैलिड है ये। तो ये कहना कि वो क्वालिफाइड नहीं था, 10 साल से क्रूज चला रहा था यहाँ पर इसी जगह, एक्सपीरियंस भी था उसका, लाइसेंस भी था, लाइफ सेविंग भी लाइसेंस था, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहाँ से उठी है। हम तो सोच भी नहीं सकते, हम गवर्नमेंट को ओबीडियंस ऑर्गेनाइजेशन है, हम ही लोग नियम फॉलो कराते हैं, हम कैसे नियम तोड़ सकते हैं जो भी नियम बने हुए हैं? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो देखिए, अब सवाल नंबर मेरा 7वां है और सबसे अहम ये है कि इस तरह का हादसा हुआ, लोगों की जान चली गई, बरगी के इतिहास में पहला बार ऐसा हादसा हुआ है। सबक क्या लिया? क्योंकि क्रूज फिलहाल बंद है, भविष्य में कभी ना कभी फिर से शुरू होंगे, ये आदेश जारी होगा ही। अब सबक आपने क्या लिया, क्या सुधार किया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला सबक हम ये तो प्रूफ हो गया कि हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कोई खामी नहीं थी, क्योंकि हम उसको कटल नहीं कर सके हैं तो उसकी। लेकिन अब हम ये करेंगे, जैसे एयरक्राफ्ट में होता है, हर बार जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो पूरा डेमो दिया जाता है। हमने खाली लाइफ जैकेट रखे थे, अनाउंसमेंट हम हर जगह समय करते हैं, भोपाल क्रूज़ में, तवा क्रूज़ में, कि लाइफ जैकेट अवेलेबल हैं, आप सामान बाहर नहीं फेंकेंगे, रेलिंग पकड़ के नीचे नहीं जाएंगे, पानी में नहीं कूदेंगे, सब अनाउंसमेंट किए जाते हैं। लेकिन हम इसको और ज़्यादा सीरियस लेने के लिए अब हम प्रॉपर डेमो करेंगे लाइफ सेविंग का। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो लाइफ जैकेट ऐसे पहनना है। और ये सही है कि चाहे उसमें 10 का भी क्रू हो, अगर 80 लोग पूरे होंगे तो 10 को लाइफ जैकेट क्रू नहीं पहना पाएगा, वो तो शिप को संभालने की कोशिश करेगा। ये ज़रूर हम अब इम्प्रूवमेंट करेंगे कि उस क्रूज जाने के पहले हम सबको लाइफ जैकेट का डेमो दिखाएं, उनको पहना कर दिखाएं, जिससे लोग स्वयं जाकर लाइफ जैकेट प्राप्त करके पहन सके। ये हमने किया है। दूसरी बात, वेदर को हम और सीरियस ले रहे हैं। अब चूँकि IMD के ऑफिसेज मिलते नहीं, हम उनसे अब कांटेक्ट कर रहे हैं, हमको डेली वेदर अलर्ट मिलेगा। और अब तो येलो अलर्ट क्या, अगर हम देखेंगे वेव 1 किलोमीटर/आवर भी विंड है, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस दिन नहीं करेंगे, ये हमने डिसाइड किया। बिल्कुल। तो देखिए, राजेंद्र निगम जी से हमने उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जो सवाल हर एक के जहन में गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं। कुल मिलाकर कहना चाहिए, हादसा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल यही थे कि आखिरकार ऐसे हादसे दोबारा ना हो, उसके लिए क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। निगम जी ने वो तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कैमरामैन रविंद्र साथ, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। हमारा ये मकसद है कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए सवाल जो आपके हमारे मन में हैं, उन सवालों के जवाब मिले। जैसा कि सबके मन में सवाल था कि भाई लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहने थे, तो उन्होंने बताया कि लाइफ जैकेट पहनने का कोई रूल नहीं है, लाइफ जैकेट रखने का रूल है, पहनने का नहीं है। क्रूज पर लोग लाइफ जैकेट नहीं पहनते, इमरजेंसी होने पर उनको लाइफ जैकेट दी जाती है। लाइफ जैकेट क्रूज पर अवेलेबल हो, ये नियम है। तो एक जो लोगों के बीच चर्चा है, हमने भी सवाल उठाए, जिसने उस वीडियो को देखा हर कोई ये कह रहा था कि भाई लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना था, तो उसको लेकर जवाब दिए उन्होंने। अब हम सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ गए हमारे साथ, जिन्होंने बातचीत की है। दुर्गेश, आपने काफी सवाल पूछने की कोशिश की, सवालों के जवाब भी मिले हैं, लेकिन सबके बीच अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, 4 लोगों पर, क्या उन पर कार्रवाई के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, या फिर FIR भी होगी, किसी की गिरफ्तारी भी होगी, या 13 लोगों की मौत एक हादसे का नाम देकर खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज जब हमने इस पूरे मामले पर पुलिस से बात की तो उनका भी कहना था कि मर्ग कायम कर लिया गया है जिनकी डेथ हुई है, और उसके बाद जांच की जाएगी, तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, और शायद उसके बाद फिर किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया पुलिस के द्वारा की जाए। लेकिन सवाल ये थे विवेक कि क्या ये हादसा जानबूझकर हो गया, लापरवाही की वजह से हुआ, या फिर वाकई किसी की गलती थी जिसकी वजह से 13 लोगों की जान चली गई। इन्हीं तमाम सवालों को खंगालने के लिए आज हमने एक्सपर्ट से बात की, और ये वो एक्सपर्ट थे जिन्होंने इस क्रूज़ का संचालन किया है, न केवल संचालन किया है बल्कि डिज़ाइनिंग भी की है। मध्य प्रदेश में जितने भी क्रूज़ चल रहे हैं वो कमांडर राजेंद्र निगम की निगरानी में चल रही हैं, मॉनिटरिंग में चल रहे हैं, और इसलिए मैं इस समय वही क्रूज़ के सामने मौजूद हूँ जो एक बचा हुआ है, जिसकी अभी जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये भी खराबी है। तो देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात
बात ये होती है कि जब हादसे होते हैं, खासकर इस वाले हादसे की हम बात करें तो कितने सारे सवाल हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, गलतफहमी या गलत जानकारी, गलत अफवाह भी फैलाई जाती है। और वो हमने खूब देखा कि एक माँ बेटे की फ़ोटो जो है AI जनरेट करके जो है वायरल की गई, हकीकत उसकी कुछ और ही थी, फोटो कुछ और ही थी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल थे कि क्या वाकई में किसी की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कि MPT में जो ड्राइवर है क्या वो योग्य है। हमने ये सवाल भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, वो योग्य है। 2 साल का एक लाइसेंस होता है जो हर 2 साल में रिन्यू होता है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ही हम उसको क्रूज चलाने की अनुमति देते हैं। क्या वाकई में उस दिन येलो अलर्ट था तो क्रूज भेजने की अनुमति थी या भेजा जा सकता था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, येलो अलर्ट में केवल हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मौसम खराबी हो तो हम कितनी जल्दी सतर्क हो जाएं, लेकिन हम अपने कामों को रोकते नहीं हैं। दूसरा सवाल ये था कि क्या वाकई में क्रूज, जिसको हम कहते हैं कि सबसे सेफ्टी वाला सफ़र होता है, वो क्रूज इतना मजबूत था? तो उन्होंने कहा कि इतना मजबूत था कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जो उस दिन हालात बने, जिस तरह की सुनामी की लहरें, या कह सकते हैं कि जो लहर थी वो इस तरह से उठी कि क्रूज संभल नहीं पाया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में उसे बताया कि क्रूज जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दुर्गेश, और लेकिन इसकी सवाल जानकारी फिर से चालक वही ने, है कि ये तो चूंकि अब एडवाइजर हैं, ये ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि भाई एक बांध का ये बैक वाटर एरिया था जहां पर क्रूज चल रहा था, वही समंदर में इतनी तेज लहरें आती हैं, वहाँ पर भी क्रूज चलते हैं। अब वो बात ठीक है कि वहाँ पर क्रूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओरिजिनल क्रूज तो वही कहे जाते हैं, यहाँ पर तो वो क्रूज की शक्ल दी जाती है, क्रूज असली मायने में तो वही माने जाते हैं। लेकिन फिर भी क्रूज को ऐसे हवा का सामना करने के लिए क्या तैयार नहीं किया गया? ऐसे हादसे के लिए क्या क्रूज को बनाया ही नहीं गया था? क्योंकि आज यहाँ पर हादसा हो गया, कल कहीं भी हो सकता है ऐसे तो। देखिए, निश्चित तौर पर, और कहते भी है ना कि हादसे जब होते हैं उसके बाद उसमें जो खामियां मिली, जो गलतियां हुई, उसको कैसे सुधारा जा सके। क्रूज की जो डिज़ाइनिंग थी, जो मजबूती थी, उस बात को उन्होंने तो प्रक्षेप किया कि हाँ, इतना मजबूत था कि इसको डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि 20 सालों से मध्य प्रदेश में क्रूज चल रहे हैं। तमाम, चाहे हरमतिया की बात हो, चाहे तबाह डैम की बात हो, चाहे बरगी डैम की बात हो, सभी जगह क्रूज चला है। लेकिन पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। अब इस हादसे की गलतियाँ क्या थी वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे जब सवाल आखिरी यही किया था कि आपने सबक क्या लिया, तो उन्होंने सबक के तौर पर यह कहा कि अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चलेगी किसी भी क्षेत्र में, बांध के एरिया में, तो हम उस दिन क्रूज नहीं भेजेंगे या उस दिन वाटर एक्टिविटी नहीं करेंगे। यानी कि ये सबक लिया गया कि जरा सा भी आपको डाउट है मौसम पे तो फिर वो उस तरह की वाटर एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, ठीक है दुर्गेश, अब सबक लिया गया, अच्छी बात है, सबक लेनी चाहिए, लेकिन सबक लेने के साथ उसको याद भी रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में सब भूल भाल जाएं। अमूमन ऐसा होता भी है, हर हादसे के बाद कुछ दिन याद रखते हैं और उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं, अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं। और इसलिए इन हादसों में सबक लेना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।